हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लासेस। और आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ओम्स लॉ बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस के लिए और किसी भी मटेरियल में या किसी पर्टिकुलर सर्किट में करंट फ्लो होने के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसमें चलिए हम सबसे पहले ओम्स लॉ की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है, इन अ क्लोज सर्किट व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि अगर सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल करंट सर्किट से पास होगा, फ्लो होगा। ठीक है, वो टोटल करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट या अक्रॉस द अप्लायंस हम अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब है कि जितनी हाई वोल्ट की अगर हम बैटरी लगाएंगे या सेल लगाएंगे, कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा करंट का जो है फ्लो होगा, यानी कि सर्किट जो है विड्रॉ करेगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहले ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट when all physical conditions like temperature, pressure, remains constant, then total current flowing through a circuit is directly proportional to applied potential difference across it, total potential applied potential difference across it। ये आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है बेटा। ठीक है, अब अगर हम देखें एक कोई क्लोज सर्किट है, यहाँ पे हम सर्किट एक बनाते हैं बेटा। इसमें दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसके क्रॉस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के लगाते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू के इन टू आई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे k की वैल्यू होती है r और r इज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आई इन टू आर। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। हालांकि एक्चुअल जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिचुएशन होती है वी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू के इंटू वी, और यहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/r और इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा v/r, ये होता है। इसको हम अगेन इसको r को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो v इज इक्वल टू आई आर। तो इसी वजह से यहाँ की मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इस फॉर्म में भी लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, दोनों का मतलब सेम है। इसलिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो टोटल करंट फ्लो होगा इस सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के हम कह सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक टर्म आया आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा फिनोमिना है कि फिनोमिना ऑफ द कंडक्टर या प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और उसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसको बोलेंगे, यानी कि 1/r की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है बेटा ओम। क्या होती है, ओम। एसआई यूनिट, सबसे पहले आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, रेजिस्टेंस opposition offered by a conductor to flow of current is called resistance। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ओम, सिंबल इसका ये होता है। ठीक है, और यहीं पर एक टर्म आता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आर, या आर से डिनोट किया जाता है। तो 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया बेटा कंडक्टेंस, और इसको हम बोलेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स और MHO। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसकी एसआई यूनिट लिखी जाती है इस तरह से। डिपेंडेंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला फैक्टर होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके अकॉर्डिंग R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मेनली दो ये फैक्टर्स हैं, और तीसरा जो फैक्टर होता है टेम्परेचर, मतलब कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू R0 अल्फ़ा डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अल्फ़ा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब अगर हम ओम्स लॉ में ही देखें तो ओम्स लॉ के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसमें, वोल्टेज वर्सेस आई, करंट वर्सेस आई, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका ग्राफ इस तरह से आता है तो मतलब कि V/I इज इक्वल टू R लिख सकते हैं। और अगर इसी तरह से ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे I/V, ठीक है, तो उस केस में अगर ग्राफ ये आ रहा है तो इसका जो स्लोप होगा बेटा, तो इसका स्लोप जो होगा वो बताएगा I/V, दैट इज़ 1/R। ठीक है, और 1/R इसका मतलब ये हमारा क्या है, कंडक्टेंस। ये किसके लिए ग्राफ है,
कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। और ये वाला ग्राफ आपके लिए, यानी कि इसका जो स्लोप है दैट इज़ आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो अगर आपसे आई वी ग्राफ कहा जाए तो आई वी ग्राफ आपका ये हो गया, वी आई ग्राफ आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का ग्राफ का, यानी कि स्लोप देख करके हम लोग बता सकते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। ठीक है बेटा, तो स्लोप देख करके हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। और ग्राफ देख करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हाई है, लो है, ऐसे भी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दिस सिंप्लाइज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है, और इस रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which describe the behavior of the material for the occurrence of the conductor। यानी कि कंडक्टर का जो कह सकते हैं कि यानी कि करंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी आपका कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर को करंट प्रोवाइड करने के लिए, उस कंडक्टर के थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करने का, कितना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कंडक्टर, या हाई करेगा, लो करेगा, ठीक है, उसका जो फैक्टर होता है, यानी कि वो जो है आपका कंडक्टिविटी, यानी कि कह सकते हैं रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो होता है। क्लियर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपका ये रो होता है, और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल बेटा कर लें 1/रो, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इतनी चीज़ों से आप आई थिंक फेमिलियर हो चुके होंगे। अब इस पे अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ 25 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यानी कि वोल्टेज दे रखा है 25 वोल्ट, रेजिस्टेंस दे रखा है आपका 60 ओम, तो करंट आपको निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है बेटा, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। V कितना 25, R कितना 60, 2.5 अपॉन 6 डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 0.64 जा 24, 1 आएगा 10, तो 6 1 जा 40, 6 6 जा अप्रॉक्सीमेटली 0.42 एम्पियर इतना करंट होगा, ठीक है। यानी कि जो सर्किट है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.42 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद से एनसीईआरटी में आपका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आपके कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ कंडक्टर्स, कुछ एलॉय और कुछ इंसुलेटर्स हैं, उनका जो है रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ से इनको एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। अब अगर हम कहें वी आई ग्राफ
for two conductors A and B are given, whose resistance is more। और एक दूसरा केस हमारा है, अगर हम कहें IV ग्राफ for two conductors A and B, इस केस में पूछा जाए whose resistance are more, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, स्लोप निकालना है, ये एंगल थीटा, ये एंगल आपका थीटा 2। तो अगर हम देखें tan थीटा 1, इसी को हम बोलते हैं स्लोप m1, दैट इज़, इसका जो अगर हम पोटेंशियल देखें तो ये हो जाएगा VA, और यहाँ पे जो करंट है दैट इज़ IA, यहाँ पे जो करंट है ये IB, और जो पोटेंशियल है वो है आपका VB। तो यहाँ पे क्या जाएगा, MA इज इक्वल टू VA अपॉन IA। और दूसरा स्लोप देखा जाए tan थीटा 2 इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू VB अपॉन IB। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि पहले वाले का यानी कि जो पोटेंशियल है वो कम है, रेजिस्टेंस जो करंट है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये वाली वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये रेशियो क्या होगा, कम होगा और स्मॉल होगा। ठीक है, दिस सिंप्लाइज स्मॉल tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, उसी तरह से इस केस में VB ज़्यादा है और इधर ये वैल्यू कम, तो डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बहुत बड़ा है इसकी कंपैरिजन में, तो उस केस में ये वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज। एंड सो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जिसका रेजिस्टेंस यानी कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ VI कर्व गिव्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है, जिसका आपका ये वाला स्लोप ज़्यादा है, सो B हैज़ मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले केस में, तो यहाँ पे अगर हम स्लोप देखेंगे, दिस इज IA, ये आपका VA हो गया, ये आपका VB हो गया, एंड दिस इज IB। यहाँ से अगर हम देखेंगे tan थीटा 1 और ये हो गया tan थीटा 2। tan थीटा 1 इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू IA अपॉन VA, और यहाँ से tan थीटा 2 की वैल्यू क्या जाएगी, MB इज इक्वल टू IB अपॉन VB। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो IA क्या है, स्मॉल है, और VA क्या है, ग्रेटर है, मतलब कि ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू स्मॉल है। दिस सिंप्लाइज दिस रेशियो विल बी स्मॉल एंड दिस रेशियो विल बी VB क्या है, ये स्मॉल, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये क्या जाएगा, वेरी लार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग B इज इक्वल टू IR होता है, दिस सिंप्लाइज R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रेशियो है V अपॉन I का, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो गया, सिंपली इसको लिखें तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V। इसका मतलब क्या है कि I और V का जो रेशियो है, जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि दिस इज I अपॉन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दिस इम्प्लाइज I अपॉन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है, तो अब यहाँ से I अपॉन V का जिसका रेशियो ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेशियो कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इस केस में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इस केस में आपका A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि A हैज़ मोर
रेजिस्टेंस। तो दोनों केसेस में आपने देखा ग्राफ बिल्कुल एक ही जैसा है, लेकिन सिर्फ V और I को इंटरचेंज करने से आपका आंसर बदल गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसके बाद से आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको रफ करना है। या सिस्टम ऑफ द रेजिस्टेंस। सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसमें आपका फर्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर किसी भी सर्किट में मान लीजिए एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें इसके क्रॉस जो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके क्रॉस पोटेंशियल V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। लेकिन करंट इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें क्या होता है, करंट इज सेम इन ऑल कंपोनेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I इंटू R1, V2 क्या आ जाएगा I इंटू R2, क्योंकि करंट तो सब में सेम है, V3 क्या आ जाएगा I इंटू R3, सिंस यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, दिस सिंप्लाइज V1 इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें बेटा तो क्या हो जाएगा, I इंटू R इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि टोटल जो रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का, सीधे हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन Rn, nth नंबर है, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में बेटा क्या होगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो उनको लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस across each component is same. Current is not same across each component. ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। सिंपली 3 है तो इस तरह से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, this implies I is equal to V upon R, so I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। तीनों को कंबाइन करेंगे क्या जाएगा, I is equal to I1 plus I2 plus I3 is equal to V upon R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, और इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R। सिंपली इसी इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लें, V अपॉन R इज इक्वल टू दिस इज़ 1, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम 1, पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू यहाँ पे, तो V कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे उसके लिए एक्सप्रेशन ये मिलेगा। अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। ध्यान रखिएगा आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। यानी कि फॉर 2 रेजिस्टेंसेस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। इसी तरह से 3 रेजिस्टेंसेज हैं तो आपने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया, और 3 रेजिस्टेंसेज हैं फॉर 3 रेजिस्टेंसेस, क्या जाएगा आपका 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे तो सीधे सीधे देखिए, सीधा इसको हम R इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, तीनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर लिख लेंगे R1 R2 R3, उसके बाद से एक को छोड़ते जाएंगे बाकियों को लिखते जाएंगे। जैसे शुरू से हमने लिखा R1 R2 R1 R2
प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया। उसी तरह से फॉर 4 रेजिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, तो वहाँ पे क्या जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R3 R4, और यहाँ पे एक कम क्या करेंगे, 3 का लेंगे पेयर, क्या लिखेंगे R1 R2 R3 प्लस इसको छोड़ेंगे R2 R3 R4 प्लस अब 2 को छोड़ेंगे R3 R4 R1, 3 को छोड़ेंगे R4 R1 R2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसको छोड़ा, 4 को छोड़ा, यहाँ से लिख लिया, फिर 1 को छोड़ा इसमें, फिर 2 को छोड़ा, फिर यहाँ पे 3 को छोड़ा, और सबको इस तरह से आपका। तो इसी तरह से जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे पैरेलल या सीरीज में, तो हम लोग सीधे जो है कंबाइन करके इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको सीधे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उनको आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे, और फिर उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, और हीटिंग इफेक्ट के बाद से जो आपका पावर, और ये सारी चीज़ें लेकर लगभग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।